हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स और साथ में ही हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स में आपका एक टॉपिक रह गया था, वो है आपका सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। तो आज इस लेक्चर में हम सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर 7। तो लेक्चर 7 आपका क्या है? सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप। अगर हम बात करें सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है आपका सॉइल मॉइस्चर। तो सॉइल मॉइस्चर का मतलब क्या है कि सॉइल मॉइस्चर का मतलब है कि जो सॉइल में वाटर आपका रह जाता है या मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उस वाटर को या उस मॉइस्चर को हम क्या बोलते हैं? सॉइल मॉइस्चर। इसको अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि एक फील्ड है और फील्ड में आपने क्या है? क्रॉप ग्रो करी है। तो डिफरेंट क्रॉप्स या आपने क्या किया है? यहाँ पे क्रॉप ग्रो करी है। क्रॉप ग्रो करने के लिए आपने क्या किया है? इरिगेशन वाटर अप्लाई किया है। जब हम इरिगेशन वाटर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जितना वाटर हम अप्लाई कर रहे हैं उतना वाटर आपका यूज़ नहीं होता है। किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए। तो यानी यहाँ पे क्या होगा कि कुछ वाटर आपका क्या हो जाएगा? कुछ वाटर क्या होगा? पहले क्या होगा? यहाँ पे सॉइल जो आपकी होंगी, सॉइल पोर्स जो होंगे वो कम्प्लीटली सैचुरेट होंगे। जब सॉइल कम्प्लीटली सैचुरेट हो जाएंगे तो उसके बाद वो आपका फ्री वाटर आपका जाके कहाँ पे मिलेगा? ग्राउंड वाटर टेबल में। इसको क्या बोलेंगे? ग्राउंड वाटर टेबल, या इसको कहते हैं वाटर टेबल। तो कुछ वाटर आपका क्या होता है? जो फ्री वाटर होगा वो जाके आपका क्या ग्रेविटी एक्शन से वाटर टेबल में मिल जाएगा। तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी वाटर। तो बाकी जो वाटर आपका रिमेनिंग रह गया सॉइल पोर्स में, तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं? सॉइल पोर्स। या सॉइल पोर्स में जो वाटर रह जाएगा उस वाटर को हम क्या बोलेंगे? सॉइल मॉइस्चर या तो सॉइल वाटर कहेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें, द वाटर बिलो द वाटर टेबल इज नोन एज ग्राउंड वाटर एंड अबव द वाटर टेबल इज नोन एज सॉइल मॉइस्चर और सॉइल वाटर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर जो है, यानी क्या होगा कि जो वाटर आपका वाटर टेबल के ऊपर सॉइल पोर्स में रिमेनिंग रह जाएगा, वही वाटर आपका क्या होगा? प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यानी उसी वाटर में से आपका क्या है? प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए वाटर एक्सट्रैक्ट करेगा और उस वाटर को यूज़ करेगा। अगर हम बात करें कि कितने टाइप के आपके सॉइल मॉइस्चर होते हैं, तो सॉइल मॉइस्चर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होता है? पहले वाटर आपका क्या हो रहा है? पहला वाटर आपका जाके ग्रेविटी एक्शन से वाटर आपका वाटर टेबल में मिल रहा है। तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा? फ्री वाटर। और दूसरा आपका क्या होगा कि वाटर आपके रिमेनिंग रह जाएगा किसमें? सॉइल पोर्स में। तो सॉइल पोर्स का मतलब है जो वाटर आपका सॉइल पोर्स में रह रहा है उस वाटर को हम क्या बोलेंगे? हेल्ड वाटर। एक आपका इसमें हेल्ड वाटर हो गया, दूसरा आपका फ्री वाटर हो गया। तो अगर हम फ्री वाटर की बात करें तो फ्री वाटर किसकी वजह से है? ग्रेविटी एक्शन की वजह से। तो इस वाटर को हम क्या बोलेंगे? पहला आपका ग्रेविटी वाटर होगा। अगर हेल्ड वाटर की बात करें तो हेल्ड वाटर आपका क्या हो सकता है कि कैपिलरी एक्शन, हाइग्रोस्कोपिक एंड सॉइल पोर्स, जो सॉइल आपके पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स के केमिकल बॉन्डिंग में भी आपका वाटर क्या होता है? यूज होता है। तो उस वाटर को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल वाटर। तो यहाँ पे 3 टाइप का वाटर है। एक तो आपका क्या होगा? कैपिलरी वाटर, दूसरा आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तीसरा आपका स्ट्रक्चरल वाटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रेविटी वाटर क्या है? यहाँ पे फ्री वाटर। तो ग्रेविटी वाटर को हम क्या बोलेंगे? फ्री वाटर। और कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड स्ट्रक्चरल वाटर को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे इसको बोलेंगे हेल्ड वाटर। यानी जो सॉइल पोर्स में हेल्ड होता है वो आपका क्या कहलाएगा? हेल्ड वाटर। और ये आपका क्या कहलाएगा? फ्री वाटर। तो यानी सॉइल मॉइस्चर को हमने 2 टर्म में डिवाइड किया, फ्री वाटर एंड हेल्ड वाटर। तो फ्री वाटर आपका क्या होगा? ग्रेविटी वाटर। और हेल्ड वाटर आपका क्या होगा? कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड स्ट्रक्चरल वाटर। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, तो यहाँ पे देखा है कि ये सॉइल पोर्स है और ये सॉइल है। सॉइल में आपका क्या है? डिफरेंट वाटर अवेलेबल है। तो पहला वाटर है ग्रेविटी वाटर। ग्रेविटी वाटर का मतलब है कि सैचुरेशन के बाद जो वाटर फ्रीली मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वाटर टेबल में जाके वो मिल जाता है, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी वाटर कहते हैं। उस वाटर को हम क्या बोल रहे हैं? उस वाटर को ग्रेविटी वाटर कहते हैं। और दूसरा आपका क्या होगा? दूसरा वाटर आपका क्या होगा?
कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर का मतलब है कि सरफेस टेंशन फिनोमिना की वजह से जो वाटर आपका क्या है सॉइल पोर्स में रिमेनिंग रह जाता है, यानी जो सरफेस टेंशन किसके अगेंस्ट लगता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट लगता है, तो उसके कारण जो वाटर आपका सॉइल पोर्स में रह जाता है उस वाटर को हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। तो यहाँ पे कैपिलरी वाटर ही सबसे बेनिफिशियल होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो यानी जो वाटर मैक्सिमम वाटर एक्सट्रैक्ट कर पाता है तो कोई प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए, वो कहाँ से कर पाता है, कैपिलरी वाटर से। तो यानी अगर हम बात करें तो कैपिलरी वाटर जो वाटर होता है वो आपका अवेलेबल वाटर होता है। तो अवेलेबल वाटर होता है किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है कि अगर सॉइल आपकी क्या है ड्राई कंडीशन में है, सॉइल आपकी किस कंडीशन में है, ड्राई कंडीशन में है। तो सॉइल अगर ड्राई कंडीशन में होता है तो ड्राई कंडीशन में क्या होगा कि ये क्या करेगा कि ये मॉइस्चर आपका क्या है यहाँ से क्या है एटमॉस्फेयर से कुछ मॉइस्चर गेन करेगा। जब ये एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि यहाँ पे ये वो क्या बनाता है, थिन फिल्म बनाता है। थिन फिल्म बनाता है किसकी वजह से, अधेशन फोर्स की वजह से। तो अधेशन फोर्स क्या होता है, अधेशन क्या होता है कि दो डिफरेंट पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पे दो डिफरेंट पार्टिकल कौन सा, एक वाटर है और दूसरा आपका क्या है सॉइल है। तो सॉइल एंड वाटर के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो कहलाता है आपका अधेसिव फोर्स। तो यानी उसकी वजह से जो वाटर यहाँ पे इस फिल्म पे अब्जॉर्व हो रहा है उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है कि ये आपका एब्जॉर्ब वाटर है किसके कारण, ड्यू टू अधेजन के कारण। तो अधेजन के कारण जो वाटर फिल्म आपकी सॉइल पोर्स पे डेवलप हो जाती है उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो जो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो नॉन अवेलेबल वाटर होता है किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। यानी इस वाटर को प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, नॉन अवेलेबल वाटर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल वाटर, तो स्ट्रक्चरल वाटर का मतलब है कि सॉइल को स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो केमिकल बॉन्ड में वाटर यूज होता है उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल वाटर है। अगेन नॉन अवेलेबल होता है आपके प्लांट ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे अवेलेबल कौन सा वाटर होता है, ये आपका कैपिलरी वाटर आपका अवेलेबल होता है। अगर हम बात करें कि फील्ड की जो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये वाटर टेबल से लेके आपका क्या है ग्राउंड तक, ये आपका क्या है ग्राउंड सरफेस तक जो सॉइल पोर्स में वाटर रह रहा है, रिमेनिंग हेल्ड हो रहा है, तो उस वाटर को हमने क्या बोला, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी, कि कितना वाटर। तो यहाँ पे देखेंगे कि फील्ड कैपेसिटी में आपका क्या हो जाएगा, कैपिलरी वाटर आ जाएगा और आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर या तो साथ में आपका स्ट्रक्चरल वाटर रह जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो वाटर प्लांट ग्रोथ के लिए इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कैपिलरी वाटर होता है। तो कैपिलरी वाटर हमेशा आपके लिए क्या होता है, प्लांट ग्रोथ के लिए अवेलेबल होता है, इसलिए इस वाटर को हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल वाटर। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पे एम नोट से जो हमने दिखाया है, ये एम नोट से दिखाया है। एम नोट का मतलब है आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है कि इतना, अगर हम देखें इतना ये जो वाटर है ये आपका इजीली अवेलेबल हो जाता है किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। तो इस वाटर को हम क्या बोलते हैं, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कहते हैं। तो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर आपका क्या होता है कि जो अवेलेबल मॉइस्चर का 75% के अराउंड होता है। यानी इसका मतलब है कि जो अवेलेबल मॉइस्चर है उसका 75% वाटर आपका अवेलेबल होगा प्लांट ग्रोथ के लिए। और दूसरा नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे जहाँ से आपका क्या है, वाटर आपका एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, हो पाता है प्लांट ग्रोथ के लिए, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि वो विल्टिंग स्टार्ट होती है। विल्टिंग का मतलब है कि अब यहाँ से कोई भी वाटर आपका यूज नहीं हो पाता है किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। तो यानी ऐसा पॉइंट जहां पे आपका क्या है, क्रॉप विल्टिंग करने लग जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं,
परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम कुछ डेफिनेशन ग्रेविटी वाटर को डिफाइन कर रहे हैं तो ग्रेविटी वाटर आपका क्या हो जाए कि जो ग्रेविटी के साथ साथ आपका क्या है ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी वाटर। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं कैपिलरी वाटर की, तो कैपिलरी वाटर का मतलब है कि ये आपका क्या है, ये आपका रिटेन हो जाता है किसमें, सॉइल में। ये सॉइल में रिटेन हो जाता है और किसके कारण होता है, वो सरफेस टेंशन फिनोमिना के कारण आपका क्या है, वाटर आपका रिटेन कर जाता है सॉइल पोर्स में। तो यहाँ पे अगर हम देखें यही वाटर आपका क्या है, मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो यही वाटर होता है प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो इस वाटर को हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल वाटर भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट आपका क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर का मतलब है कि जो एब्जॉर्ब होता है किसके कारण, सॉइल पार्टिकल्स पे आपका क्या है, एब्जॉर्ब वाटर किसकी वजह से, अधेजन की वजह से। तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और ये वाटर आपका क्या है, ये वाटर कभी भी आपका किसके लिए अवेलेबल नहीं होता है, प्लांट ग्रोथ के लिए। तो इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दी प्लांट ग्रोथ। और इसको भाई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी ही रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल वाटर, तो यानी सॉइल के स्ट्रक्चर को बनाने में जो केमिकल बॉन्ड में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल वाटर। और ये वाटर भी आपका अवेलेबल नहीं होता है किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके क्या है, सॉइल मॉइस्चर थे जिसको हमने क्या है, डिफाइन किया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड आपका कैपिलरी वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर नॉन अवेलेबल वाटर है, और अगर हम बात करें कैपिलरी वाटर, तो कैपिलरी वाटर आपका क्या है, अवेलेबल वाटर है। उसमें भी आपका क्या है, और आपका रेडिली अवेलेबल वाटर होगा। तो रेडिली अवेलेबल का मतलब है कि जो किसी भी टाइम जिस वाटर को प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए एक्सट्रैक्ट कर पाएगा उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, रेडिली अवेलेबल वाटर। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम देखेंगे। फर्स्ट हमने देखा फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब है कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी। तो यानी इसका मतलब है कि जो आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर का जो हम क्या करेंगे, अगर इनका समीशन कर देते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, फील्ड कैपेसिटी बनाता है। तो फील्ड कैपेसिटी का मतलब है कि जो वाटर आपका सॉइल पोर्स में रिटेन करता है उस वाटर को या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, फिर उस फील्ड की कैपेसिटी कहते हैं या फील्ड कैपेसिटी करेंगे। तो अगर हम देखें फील्ड कैपेसिटी को कैसे हम डिफाइन एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, कि जो आपका क्या फील्ड कैपेसिटी, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर कंटेंट इन सॉइल टू द वेट ऑफ ड्राई सॉइल रिटेनिंग दैट वाटर। यहाँ पे अगर हम देखें फील्ड कैपेसिटी होती क्या है, कि फील्ड कैपेसिटी क्या है, ये रेशियो है कि जितना वाटर आपका क्या है पोर्स में रिमेन रह जाता है उसका वेट, यानी किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए जो वाटर आपका रिमेनिंग रह जा रहा है या रिटेन कर रहा है उसका वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ उसी वॉल्यूम में जो ड्राई सॉइल रहेगी उसका वेट। यानी ड्राई सॉइल का वेट अगर हम ये रेशियो निकाल देते हैं तो ये आपका क्या है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो यही आपका क्या बनाता है, फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइड बाई वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इनटू 100। तो ये आपका क्या है, फील्ड कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है डेफिनेशन के फॉर्म में, तो इसको डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें सैचुरेशन कैपेसिटी, तो सैचुरेशन कैपेसिटी का मतलब है कि आपका क्या है कि जब आपका क्या है मैक्सिमम 100% आपके पोर्स आपके क्या है 100% वाटर से फिल होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी सैचुरेशन कैपेसिटी। तो सैचुरेशन कैपेसिटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को ही हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कैपेसिटी कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि वो पॉइंट जहां पे आपका क्या है सॉइल
सॉइल में जो वाटर है वो आपका अवेलेबल नहीं होगा प्लांट ग्रोथ के लिए, तो उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यानी वाटर कंटेंट एट विच प्लांट इज नो लॉन्गर एबल टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ। जब प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए अवेलेबल मॉइस्चर में से प्लांट वाटर को क्या ना कर पाए, एक्सट्रैक्ट ना कर पाए, उस वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में हम देखेंगे तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि प्लांट रूट्स नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका अवेलेबल मॉइस्चर। तो यानी अवेलेबल मॉइस्चर का मतलब है कि कितना मॉइस्चर आपका अवेलेबल होगा। तो अवेलेबल मॉइस्चर का मतलब है कि देखें कि फील्ड कैपेसिटी है, फील्ड कैपेसिटी, और फील्ड कैपेसिटी में आपका क्या है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, और प्लस ये कैपिलरी वाटर, ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। यहाँ पे देखो विल्टिंग स्टार्ट होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। इसको क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी। ये क्या हो जाएगी, इसकी फील्ड कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखें कि कौन वाटर अवेलेबल होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो इतना वाटर अवेलेबल होगा प्लांट ग्रोथ के लिए, इसका मतलब है अवेलेबल, इसको हम क्या बोलेंगे, अवेलेबल मॉइस्चर। तो अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है कि जो अब अगर हम फील्ड कैपेसिटी में अब क्या है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को माइनस कर दें, तो फील्ड कैपेसिटी में अगर हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को माइनस कर दें तो वो हमको क्या देगा, अवेलेबल मॉइस्चर की वैल्यू। तो अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट अगर बात करें रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, तो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर होता क्या है कि यहाँ पे देखें कि फील्ड कैपेसिटी में जो आपका क्या है, कैपिलरी फ्रिंजेस में जो वाटर अवेलेबल है, कैपिलरी फ्रिंजेस में जो वाटर अवेलेबल है, तो यानी कैपिलरी में अगर जो कैपिलरी वाटर है उसका 75% वाटर आपका इजीली एक्सट्रैक्ट हो पाता है। यानी जो वाटर इजीली एक्सट्रैक्ट होगा उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। तो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर का मतलब क्या है कि जो वाटर आपका क्या है, इट इज द पोर्शन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर विच कैन बी मोस्ट इजीली एक्सट्रैक्टेड बाय द प्लांट्स। तो जो यानी इस वाटर को हम इन जनरली हम जो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर लेके चलते हैं वो क्या है, 75% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर। यानी ये अवेलेबल मॉइस्चर का हम कितना लेके चलते हैं, 75%। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर सॉइल पोर्स आपका कंप्लीटली फिल हो जाता है किससे, वाटर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कैपेसिटी। अब देखें यहाँ पे वाटर आपका क्या है, आपका फ्री वाटर जाके किसमें, ग्राउंड वाटर में मिल गया, तो जो वाटर यहाँ पे रिमेनिंग रह जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फील्ड कैपेसिटी। अब यहाँ पे क्या होगा कि फील्ड कैपेसिटी में से वाटर आपका एक्सट्रैक्ट करेगा कौन, प्लांट रूट्स अपनी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ से जब कंप्लीटली वाटर आपका यूज़ हो पाएगा तो जो आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सॉइल पोर्स में आपका क्या है, जो वाटर हेल्ड रहेगा वो आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर रहेगा। तो यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर का मतलब है कि वो वाटर कभी भी अवेलेबल नहीं होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो यानी यहाँ इस पॉइंट पे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका अवेलेबल रहेगा यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तो उसको हम बोलेंगे विल्टिंग पॉइंट। तो वहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। नो मोर वाटर इज अवेलेबल टू दी प्लांट्स। जब वाटर अवेलेबल नहीं होगा प्लांट के लिए तो उस पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे, उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, विल्टिंग पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें कि यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द सॉइल। यहाँ पे देखेंगे कि फील्ड कैपेसिटी और जो आपका क्या है, डेप्थ ऑफ द रूट जोन और डेप्थ ऑफ द वाटर, और आपका क्या है, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल और यूनिट वेट ऑफ द या ड्राई वेट ऑफ द सॉइल, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, या हम कहेंगे यूनिट वेट ऑफ द वाटर में एक रिलेशन ड्रॉ करते हैं जिससे हमें क्या निकालते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर निकालते हैं। तो डेप्थ ऑफ वाटर निकालने के लिए देखें कि लेट डी बी दी डेप्थ ऑफ रूट जोन।
यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है कि डी को हमने क्या है डेप्थ ऑफ रूट जोन, तो रूट जोन की डेप्थ हमने डी कंसीडर किया है, और डी डब्ल्यू हमने क्या किया कि उस रूट जोन में जितना हम वाटर स्टोर कर पा रहे हैं वो उसकी डी डब्ल्यू है। और फील्ड कैपेसिटी अगर हम देखें सॉइल की, तो फील्ड कैपेसिटी को हमने कंसीडर किया है एफ सी से। तो यहाँ पे अगर देखें कि अगर हम क्या कर रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर ऑफ सॉइल के लिए हम देख रहे हैं कि 1 मीटर ऑफ स्क्वायर सॉइल के लिए हम जो रूट जोन की डेप्थ है वो डी है, यानी इसका मतलब है कि ये आपका एक सॉइल लिया आपने और जिसका एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, और जो इसकी डेप्थ है ये डेप्थ आपकी क्या है रूट जोन की डेप्थ कितनी है, यहाँ पे ये डी डेप्थ है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि उसमें आप वॉल्यूम अगर निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा सरफेस एरिया इनटू आपकी डेप्थ। तो डेप्थ सरफेस एरिया कितना है इसका 1 मीटर स्क्वायर है, और आपका डेप्थ कितनी है डी है, तो डी इंटू 1 ये आपका इतना क्यूबिक मीटर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें, अगर हम कंसीडर करें कि ड्राई यूनिट वेट सॉइल का क्या है गामा डी है, गामा डब्ल्यू क्या है यूनिट वेट ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे अगर देखें कि हमने क्या क्या कंसीडर किया है, इसको देखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, जहाँ तक आपकी रूट जोन की डेप्थ है इसको हम बोलेंगे डेप्थ ऑफ रूट जोन। ये आपका क्या कहलाएगा डेप्थ ऑफ रूट जोन। तो डेप्थ ऑफ रूट जोन को हमने क्या बोला है डी से। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे हमने क्या किया एक सरफेस एरिया लिया, इतना आपने क्या लिया सरफेस एरिया जिसकी विड्थ आपकी लेंथ एंड विड्थ आपकी क्या है 1 मीटर एंड 1 मीटर है, 1 मीटर एंड 1 मीटर है, और इसकी डेप्थ कितनी है डी मीटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये आपका क्या है 1 मीटर इंटू डी, तो आपका क्या है डी इंटू 1 क्यूबिक मीटर। यहाँ पे अगर देखें कि डेप्थ ऑफ वाटर इन रिटेन्ड इन सॉइल, कि जो वाटर आपका रिटेन कर रहा है सॉइल में, तो उसके लिए अगर हम वेट निकाल दें इस यूनिट एरिया के लिए, जो वाटर आपका रिटेन कर रहा है तो उसके लिए अगर हम वेट निकालें तो वेट क्या होता है, अगर हम देखेंगे यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, ये यूनिट वेट है। तो यहाँ पे वेट अगर हम निकालें तो यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, तो यानी यूनिट वेट किसकी हम बात कर रहे हैं, सॉइल की बात कर रहे हैं। जो वाटर आपका क्या जो वाटर आपका क्या है रिटेन हो रहा है सॉइल पोर्स में, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो सॉइल पोर्स में कौन सा कितना वाटर रिटेन हो रहा है आपका, तो वाटर का यूनिट वेट क्या होगा गामा डब्ल्यू। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा इस एरिया के लिए, देखो इसका सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे देखेंगे कि डेप्थ ऑफ वाटर आपका क्या है डी डब्ल्यू है। तो जब डेप्थ ऑफ वाटर डी डब्ल्यू है तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू इंटू 1, तो यहाँ पे वॉल्यूम डी डब्ल्यू इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से वेट आपका क्या हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू इंटू 1। नेक्स्ट अगर हम देखें कि वेट ऑफ ड्राई सॉइल हैविंग सेम वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में जितना हमने क्या है वॉल्यूम कंसीडर किया, उतने वॉल्यूम में अगर सॉइल आपकी ड्राई होगी तो ड्राई कंडीशन में उसका वेट कितना होगा। तो ड्राई कंडीशन में क्या होगा ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है डी इंटू 1, तो यहाँ से क्या होगा गामा डी इंटू 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें फील्ड कैपेसिटी को हमने डिफाइन किया था कि वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड in certain volume of soil divide by weight of dry soil in same volume। तो अगर इन दोनों का रेशियो अगर हम निकाल दें तो वो आपका क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों का रेशियो अगर हम निकाल दें तो वो आपका क्या बताएगा फील्ड कैपेसिटी। तो यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी क्या होगा कि जो वेट आपका क्या है वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन दी सॉइल, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 कैंसिल किया तो आपका क्या होगा गामा डब्ल्यू इंटू डी, ये आपका क्या है इतना वेट रिटेन करेगा वाटर का किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम डी इंटू 1 क्यूबिक मीटर के वॉल्यूम में, और उस वाटर में आपका जो ड्राई यूनिट वेट यानी ड्राई वेट होगा, ड्राई वेट क्या होगा गामा डी इंटू डी। तो यहाँ से फील्ड कैपेसिटी हमने निकाला, तो यहाँ से हम क्या है डायरेक्टली डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमको डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर करना है किसमें किसी फील्ड में। तो यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाली तो डी डब्ल्यू आपका
क्या होगा, गामा डी इंटू फील्ड कैपेसिटी डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। अगर हमारे पास ये आपका क्या है, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी ये इतना अवेलेबल वाटर होगा, अवेलेबल डेप्थ होगी किसके लिए, वाटर की, जिससे वो क्या है, जिसमें आपका अवेलेबल मॉइस्चर होगा प्लांट ग्रोथ के लिए। अगर हम बात करें कि आप अवेलेबल मॉइस्चर, सॉरी ये आपकी क्या होगी, इसकी फील्ड कैपेसिटी होगी। और अगर हम अवेलेबल मॉइस्चर की बात करें तो अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो फील्ड कैपेसिटी में से जो हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट माइनस कर दें तो इतनी आपकी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी जो अवेलेबल होगा किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। अगर हम रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर की बात करें, उसके लिए डेप्थ की बात करें, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, फील्ड कैपेसिटी माइनस आपका रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर निकालेंगे, तो वो आपका क्या है कि उतना वाटर आपका क्या है, इजिली रूट जोन से आपका क्या होगा, उतना वाटर एक्सट्रैक्ट क्रॉप यूज करेगा किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। तो ये क्या था, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके हो जाते हैं, DW डेप्थ ऑफ वाटर, यहां से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आप अगर याद करें तो आपका पहला फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपके पास जिस कंडीशन के लिए आपको या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए दिया होगा या तो आपका रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर दिया होगा, तो उसके लिए आपको डेप्थ ऑफ वाटर निकालना है, तो इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स की। तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स को समझने से पहले हम कंजम्पटिव यूज या इवेपोट्रांसपिरेशन समझेंगे कि किसी क्रॉप की कंजम्पटिव यूज या इवेपोट्रांसपिरेशन होता क्या है, जिसको हम डिनोट करते हैं CU से। तो कंजम्पटिव यूज का अगर हम बात करें तो कंजम्पटिव यूज होता क्या है, तो कंजम्पटिव यूज का मतलब है किसी सॉइल क्रॉप की ग्रोथ के लिए या उसकी नॉरिशमेंट के लिए जो वाटर कंप्लीटली आपका यूज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कंजम्पटिव यूज। तो यहाँ पे अगर कंजम्पटिव यूज में हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा वाटर यूज होगा, एक तो वाटर आपका ट्रांसपिरेशन के लिए यूज होगा। ट्रांसपिरेशन का मतलब है कि जो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए या प्लांट टिश्यू को बिल्ड करने के लिए वाटर यूज करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन के दौरान वहां पे सराउंडिंग सॉइल में वाटर आपका क्या होगा, उस दौरान इवेपोरेट होगा टेम्परेचर के कारण, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन के लिए जो टोटल वाटर आपको रिक्वायर्ड होगा किसी क्रॉप को, तो उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, कंजम्पटिव यूज या इवेपोट्रांसपिरेशन कहेंगे। तो कंजम्पटिव यूज फॉर पर्टिकुलर क्रॉप इज डिफाइंड एज द total amount of water used by plants in transpiration and evaporation from adjacent soil in any specified time। तो किसी specified time में जो हुआ है total amount of water use कर रहा है ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन का मतलब है किसके लिए, प्लांट टिश्यू को बिल्ड करने में, प्लांट टिश्यू को बिल्ड करने में ले। और इवेपोरेशन का मतलब है कि एडजेसेंट सॉइल से जो वाटर इवेपोरेट होगा। तो अगर इस टोटल अमाउंट ऑफ वाटर को हम देखेंगे तो उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, कंजम्पटिव यूज बोलेंगे। तो यहाँ से हम कंजम्पटिव यूज अगर हमको समझ आया तो यहाँ से हम डिफरेंट इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि ये आपका क्या है कि इरिगेशन के दौरान जो कंजम्पटिव यूज के लिए वाटर आपका यूज हुआ है, उस रिक्वायरमेंट को हम क्या बोलेंगे, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। यानी कंजम्पटिव यूज के लिए जो वाटर यूज हो रहा है। तो कंजम्पटिव यूज के लिए जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट में आपका क्या है, उस दौरान कुछ आपका इफेक्टिव रेनफॉल हुआ। तो यानी यहाँ पे कुछ इफेक्टिव रेनफॉल हुआ और कुछ आपके पास क्या है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करें तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा, कंजम्पटिव वाटर रिक्वायरमेंट माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। देखो ये जितनी उसकी कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट थी उसमें से कुछ आपका क्या है, उस रिक्वायरमेंट को किससे सेटिस्फाई किया, इफेक्टिव रेनफॉल ने सेटिस्फाई किया। तो जो आपका नेट रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपका क्या होगा, कंजम्पटिव वाटर रिक्वायरमेंट माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट है
नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जो हम कंजम्पटिव यूज के लिए जो वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो आपका यूज इफेक्टिवली यूज हो पा रहा है, और साथ साथ में किसके जो आपके डिफरेंट लॉसेस हैं या डिफरेंट अदर रिक्वायरमेंट्स हैं। डिफरेंट अदर रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है? लीचिंग रिक्वायरमेंट, यानी अगर किसी फील्ड में सैलिनिटी ज़्यादा है तो उस सैलिनिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? लीचिंग एक्शन वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो लीचिंग एक्शन में हम एक्स्ट्रा वाटर उसमें यूज़ करते हैं लीचिंग के लिए। तो यानी अगर हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी? उसकी लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो कंजम्पटिव यूज प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट ही आपकी क्या कहलाएगी? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो अगर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट को अगर हम डिफाइन करें, इट इज़ द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड इन द फील्ड to meet the needs of consumptive use as well as other requirements such as leaching। तो यहाँ पे अगर देखें तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो गया? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस आपका अदर रिक्वायरमेंट और कह सकते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपकी कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट अगर हम प्रोवाइड करा देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट ये आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो यहाँ ये आपका फील्ड है और ये आपकी यहाँ पे क्या है? क्रॉप ग्रो कर रही है। तो जो आप देखें अगर हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने फील्ड में वाटर अप्लाई किया और फील्ड में वाटर अप्लाई किया है, उसमें से आपका वाटर आपका यूज़ हो रहा है, कुछ कंजम्पटिवली यूज़ हो पा रहा है। तो कंजम्पटिवली कितना यूज़ हो पा रहा है? जिसको हम बोलेंगे नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट ये देखो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी एफिशिएंसी, कितना वाटर हमने अप्लाई किया और उसमें से कितना वाटर आपका अप्लाई हो पा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो यानी अगर हम बात करें फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में अगर एक रिलेशन देखें तो यहाँ से क्या आता है? अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आता है? एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होगा यहाँ पे? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय आपकी क्या हो जाएगी? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को निकालें तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन आपका एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम कौन से लॉसेस को यहाँ पे हम क्या है? फील्ड में जो होने वाले लॉसेस हैं उनको अकाउंट कर रहे हैं। तो फील्ड में होने वाले लॉसेस को तो यहाँ से आपका क्या है? एप्लीकेशन एफिशिएंसी से आपका क्या है? एक रिलेशन आएगा। तो यहाँ से फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय एप्लीकेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो आप चैनल से पानी दे रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपका चैनल यहाँ से आपका क्या है? रिजर्वायर है और रिजर्वायर से आपने क्या किया है? फील्ड में वाटर को डाइवर्ट किया है और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं? इसको फील्ड में वाटर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हम ग्रॉस क्वांटिटी वाटर की अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी क्या है? फील्ड में क्वांटिटी आपकी अप्लाई हो रही है। तो यानी इसको क्या बोलेंगे? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस क्वांटिटी या ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे अगर देखें कि जो चैनल से हम पानी दे रहे हैं और फील्ड में पानी पहुँच रहा है, तो यहाँ पे इसके बीच आपके कुछ क्या होंगे? कन्वेंस लॉसेस होंगे। तो ये अगर हम कन्वेंस लॉसेस को अकाउंट करें तो वो आपका क्या देगा? इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे अगर देखें आपके कन्वीनियंस एप्लीकेशन कन्वेंस एफिशिएंसी होती क्या है? कन्वेंस एफिशिएंसी होती है कि जो आपका फील्ड में वाटर पहुंच पा रहा है डिवाइड बाय कितना टोटल वाटर आपने चैनल में दिया, यानी उसको बोलेंगे ग्रॉस। तो यहाँ से अगर ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालना है तो वो आपकी क्या है? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय आपकी क्या आ जाएगी? एप्लीकेशन कन्वीनियंस एफिशिएंसी। तो यहाँ पे अगर देखें इट इज ए टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट कन्वेंस लॉसेस। तो कन्वेंस लॉसेस को अगर हम यहाँ पे अकाउंट करते हैं तो वो हमको क्या देगा? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है? ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है? ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय कन्वीनियंस एफिशिएंसी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है
हैं ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। यहाँ से आपके दोनों रिक्वायरमेंट से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट से एंड ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट से। इसके आपके डायरेक्टली आपके क्या है, आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है या डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है या इसके ऊपर आपका छोटा सा एक न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये दोनों आपका थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स जो आपका फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने अभी पढ़ा उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दो आपके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, कन्वेंशनल टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हीट इज टू बी ग्रोन इन फील्ड हैविंग फील्ड कैपेसिटी 27% एंड विल्टिंग पॉइंट इज 13%। यहाँ पे आपको क्या दिया है, फील्ड कैपेसिटी दिया है, एफसी की वैल्यू दिया है 27% एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिया है 13%। फाइंड द स्टोरेज कैपेसिटी इन 80 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सॉइल। यहाँ पे देखो डेप्थ ऑफ सॉइल आपको दिया है 80 सेंटीमीटर। If the dry unit weight of soil is 1.5 ग्राम पर सीसी, ड्राई यूनिट वेट आपको दिया है या इसको कहेंगे ड्राई डेंसिटी आपको दी है सॉइल की 1.5 ग्राम पर सीसी। If the irrigation water is to be supplied when the average soil moisture falls to 18%, अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अवेलेबल मॉइस्चर कहाँ तक फॉल कर रहा है आपका 18%, यानी इसका मतलब है कि अवेलेबल मॉइस्चर 18% तक फॉल कर रहा है। इसका मतलब है ये आपको RAM की वैल्यू दे दी है। RAM का मतलब है रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। तो फाइंड द वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू द फील्ड, यानी आपको क्या है दो डेप्थ आपको निकालनी पड़ेगी। एक तो क्या है रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर के लिए डेप्थ निकालनी है, दूसरी आपकी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर आपकी फील्ड कैपेसिटी के लिए, यानी आपका क्या है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए आपको मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर कितनी रिक्वायर्ड होगी, किसके लिए, रूट जोन के लिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट यहाँ पे देखें हमको क्या है गिवन वैल्यूज क्या क्या दिए हैं। तो गिवन वैल्यूज हमको दी है, देखो फील्ड कैपेसिटी 27% दिया है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आपको 13% दिया है और रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर 18% दिया है और गामा डी यानी इसको दिया है आपका डेंसिटी, ये आपका दिया है डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। तो इसमें अगर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गामा डी की वैल्यू आ जाएगी। तो गामा डी की वैल्यू 1.5 G इंटू ग्राम पर सीसी इंटू जी, तो यहाँ से आपके पास गामा डी की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी, तो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है कि अवेलेबल कितना मैक्सिमम अवेलेबल वाटर होगा रूट जोन में। तो डेप्थ ऑफ वाटर अगर हम अवेलेबल निकाल रहे हैं तो आपका क्या है फील्ड कैपेसिटी में से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट अगर हम माइनस करते हैं गामा डी इंटू एफ सी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पे अगर हम ये डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं तो गामा डी की वैल्यू आपकी क्या हो गई 1.5 G पर सीसी इंटू जी। यहाँ पे गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, तो गामा डब्ल्यू क्या होता है ड्राई डेंसिटी इंटू जी। तो ड्राई डेंसिटी की डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1 ग्राम पर सीसी। तो जी से जी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम देखें तो वैल्यू पुट की अपने गामा डी की 1.5 इंटू 80 इंटू 0.27, 27% को 0.27 लिखेंगे, 13% को 0.13 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से ये आपका क्या है 16.8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 80 सेंटीमीटर में है तो ये भी वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो 16.8 सेंटीमीटर आपका क्या है, अगर डेप्थ ऑफ सॉइल आपकी 80 सेंटीमीटर है तो उसमें डेप्थ ऑफ वाटर कितना अवेलेबल होगा, अवेलेबल कितना होगा, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर कितना अवेलेबल होगा 16.8 सेंटीमीटर, जिस वाटर को इजिली क्रॉप अपनी ग्रोथ के लिए एक्सट्रैक्ट कर पाएगी। अगर रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर 18% है तो उस केस में डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर कितना है, जितना हम अप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या है, यहाँ से हम एफसी में से रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर अगर हम माइनस कर दें तो ये आपका क्या है जो डेप्थ ऑफ वाटर आपका रेडियली यानी किसी भी टाइम
पे जिस वाटर को प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए एक्सट्रैक्ट कर पाएगा उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर। तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास DW की वैल्यू आ गई 10.8। तो यहाँ पे देखें 10.8 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है कि इतना वाटर, इतना डेप्थ ऑफ वाटर आपके पास किसी भी टाइम अवेलेबल होगा, किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। यानी 10.8 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर ये किसी भी टाइम प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकता है। यानी इसका मतलब है कि ये 16.8 माइनस 10.8 ये वाटर आपका क्या है, इस पॉइंट पे आपकी क्या हो जाएगी, विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इन पॉइंट्स पे आपकी यहाँ पे 16.8 सेंटीमीटर के बाद कोई भी वाटर आपका अवेलेबल नहीं होगा, किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, depth of water in root zone at filled capacity and permanent wilting point are 0.5 meter and 0.2 meter per meter depth of soil respectively. Find the field capacity and permanent wilting point. Take gamma D is equal to 13.73 kilonewton per cubic meter. तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, यहाँ पे आपको फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पूछी गई है। तो फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो फील्ड कैपेसिटी क्या होती है कि कितना वाटर आपका रिटेन कर पा रहा है किसी सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल में, डिवाइड बाय उसी सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल में जो वेट होगा किसका, ड्राई सॉइल का। अगर उस रेशियो को हम निकाल दें तो उसको हम बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी। अगर हम परमानेंट विल्टिंग की बात करें तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे जो वाटर वो रिटेन कर पा रहा है, डिवाइड बाय परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे जो उसका क्या है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल होगा। अगर उसमें हम रिलेशन निकाल दें तो वो आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देखें कि कौन कौन सी आपकी गिवन वैल्यूज दी है। अब देखो पर मीटर डेप्थ के लिए पूछ रहा है, तो पर मीटर यहाँ पे देखा है पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ सॉइल आपको दिया है 1 मीटर। और यहाँ पे देखें फील्ड कैपेसिटी के लिए आपको डेप्थ ऑफ वाटर DW1 दिया है 0.5 मीटर, एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे आपको क्या दिया है, डेप्थ ऑफ वाटर आपको कितना दिया है, 0.2 मीटर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट बात करें फील्ड कैपेसिटी के लिए, तो फील्ड कैपेसिटी होती क्या है, वेट ऑफ वाटर रिटेन इन रूट जोन करस्पॉन्डिंग टू फील्ड कैपेसिटी डिवाइड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो वेट ऑफ वाटर रिटेन इन करस्पॉन्डिंग टू दी FC, तो ये इसको हम देखेंगे, हमने देखा था गामा डी, गामा यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ वाटर, तो गामा यहाँ पे गामा W इंटू आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम देखेंगे पर मीटर स्क्वायर, कंसीडर क्या करेंगे, पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D इंटू 1, तो D कितना आपके पास 1 मीटर दिया है। तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल उसी वॉल्यूम में आपका क्या हो जाएगा, गामा D इंटू आपके पास है डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर किस पे, आपका किस पे, फील्ड कैपेसिटी पे डेप्थ ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देखेंगे तो यहाँ पे ही आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर रिटेन, तो ये गामा W इंटू DW इंटू 1, तो ये आपका क्या है, वॉल्यूम हो जाएगा, ये यूनिट वेट, तो ये टोटल आपका वेट ऑफ वाटर रिटेन हो गया। तो यहाँ से आपका वेट ऑफ ड्राई सॉइल, तो ये यूनिट वेट हो गया इंटू ये वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ से डायरेक्टली फील्ड कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी में हम यहाँ पर DW1 रखेंगे, फील्ड कैपेसिटी पे आपकी जो डेप्थ होगी वाटर की 0.5 है, तो यहाँ से डायरेक्टली ये वैल्यू पुट के हम करके हम फील्ड कैपेसिटी की वैल्यू 0.3573 आया, इसका मतलब है 37.52%। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में आपका क्या होगा कि सेम आपका यूज होगा। तो इसमें क्या है कि जो आपका वेट रिटेन होगा किसके करस्पॉन्डिंग, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो ड्राई वेट का सॉइल होगा, अगर इसमें हम रिलेशन निकाल दें तो वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का आपके पास रिलेशन दे देता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसी सेम ऊपर वाली इक्वेशन में हम यहाँ पे जो DW की वैल्यू है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर एट कहाँ पे, करस्पॉन्डिंग टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे ये आपका क्या है 0.2 मीटर होगा। तो यहाँ पे DW की वैल्यू आप क्या करेंगे, 0.2 रखेंगे, और DW की वैल्यू 0.2 रख के आपके पास परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये वैल्यू आपने पुट करी और ये वैल्यू आपके डायरेक्टली 0.1429 आ गई। तो इसका मतलब
मतलब है 14.29% आपका क्या है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली आपका ये जो फॉर्मूला है, यहाँ से ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपका एग्जाम में यूज होता है और इसी के ऊपर से आपको किसी भी इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको फील्ड कैपेसिटी निकालने को पूछा जा सकता है, आपको परमानेंट विल्टिंग पॉइंट निकालने को पूछा जा सकता है, आपको डेप्थ ऑफ वाटर निकालने को पूछा जा सकता है। तो इस यहाँ से आपका किसी भी वे में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो हम करेंगे कैनाल डिज़ाइनिंग से। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा कैनाल डिज़ाइनिंग का, और साथ में ही हम क्या करेंगे, जो आपका यूपीपीएससी के लिए आपका एई और जेई का जो आपका अपकमिंग टाइम पे, या कह सकते हैं उत्तराखंड जल निगम के लिए जो जेई की जो वैकेंसीज आने वाली है, उसके ऊपर हम कल से हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो आपका रहेगा सॉइल मैकेनिक्स। तो इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही। Thank you.